नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं आपके साथ हूं अब्दुल नबी हसन। शाम के 6:30 बज चुके हैं, यानी कि अगले 1 घंटे तक हम आपके बीच होंगे और आज बताएंगे आपको अजरबैजान आर्मेनिया में जो बमबारी हुई है उसके बाद दहशत किस कदर है, आखिर दहशत क्यों हो रही है इतनी ज्यादा, वो भी बताएंगे, जानकारी देंगे आपको। लेकिन सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, वो तस्वीरें जो आज इस दहशत की गवाही दे रही हैं। ये 2 तस्वीरें जरा देखिए और समझिए जरा, जंग का हल आखिर कब होगा। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में जो जंग इस वक्त चल रही है, इस जंग में तमाम देश कूद पड़े हैं, लेकिन हल नहीं है। आखिर हल कब होगा, यह सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी है। और इस बीच लगातार हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसमें यह समझने वाली बात है, जो 2 तस्वीरें नजर आ रही हैं, इन दोनों तस्वीरों के जरिए यह समझना होगा कि आखिर आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हो क्या रहा है। क्योंकि दूसरी तस्वीर उस दहशत की है, उस दहशत की तस्वीर है जो इस वक्त आर्मेनिया और अजरबैजान में हो रहा है। बमबारी हो रही है, लगातार वहां पर विस्फोट किए जा रहे हैं और इससे दहशत में इंसान हैं, आम लोग हैं, वहां की आवाम है और तो और पड़ोसी देश भी हैं। लेकिन इन 2 तस्वीरों को दिखाने का मकसद हमारा यह है कि आप समझिए कि आखिर आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जो जंग है उसका आखिर हल कब होगा। और दूसरी ये दहशत की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ये 2 तस्वीरें हमने दिखाई, अब हम आपको दिखाएंगे आखिर क्या स्थिति हुई है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो जंग हुआ है। 10 अहम तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, वो 10 तस्वीरें जो तबाही की हैं। पहली तस्वीर देखिए, तबाही का वो मंजर, वो तस्वीर जो दहशत पैदा करती है। तस्वीरों में देखिए कैसे आपको पहले धुएं का गुबार उड़ता हुआ नजर आता है और धुएं के गुबार के बीच में एक विस्फोट भी होता है और ये पूरे ही इलाके को हिलाकर रख देता है। यहां पर दहशत की पहली तस्वीर ये हमने दिखाई है। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच जो जंग, जो युद्ध हुआ है, उसकी ये दहशत की, तबाही की पहली तस्वीर है। और समझिए इस तस्वीर को, हम आपको जो दिखा रहे हैं इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत अहम चीज ये हो जाती है कि इस तस्वीर के जरिए जो तबाही हुई है वो कैसी हुई है, वो हमने दिखाई। अब दिखाते हैं आपको दूसरी तस्वीर, तबाही की दूसरी तस्वीर जरा देखिए और समझिए कि अजरबैजान आर्मेनिया के बीच में जो हुआ वो आखिर क्यों दहशत में पूरा विश्व हुआ। जरा देखिए तस्वीर, और इस तस्वीर में भी आपको धुएं का गुबार नजर आ रहा है, सन्नाटा पसरा हुआ है और एकाएक यहां पर होता है ब्लास्ट। आवाज बेहद ही दमदार आती है और लोग दहशत में आ जाते हैं। तबाही की तस्वीर ये दूसरी है अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। छोटे 2 देश हैं, लेकिन जो तबाही हुई है बहुत बड़ी हुई है और यही कारण है कि हम आज आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिससे कि आप समझिए कि आखिर क्या हुआ। ये तबाही की तीसरी तस्वीर जरा देखिए। इस तबाही की तीसरी तस्वीर में आपको आग का गोला नजर आएगा, ब्लास्ट नजर आएंगे, जो लगातार एक्शन लिया गया वो नजर आएगा। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइलों से हमला कर रहे हैं, बमबारी की जा रही है और उसके कारण क्या स्थिति हुई वो समझिए। दहशत, तबाही की ये तीसरी तस्वीर जहां पर आग का गुबार इतना बड़ा। ये देखिए जो तस्वीर देखने को मिली, ये तस्वीर जाहिर तौर पर चौथी तस्वीर है। ये तबाही की वो चौथी तस्वीर जहां पर गोलियां चलाई गई, मिसाइलों से हमला किया गया, टैंकरों से हमला किया गया और तोपों से हमला किया गया। तोपों से हमला किया जा रहा है, जंग की ऐसी स्थिति होती है। और ये आर्मेनिया अजरबैजान के बीच जंग की चौथी तस्वीर है, तबाही की वो तस्वीर जिसने पूरा तबाह कर दिया आर्मेनिया और अजरबैजान को। यहां तबाही की तस्वीर देखिए जरा, कैसे तोपों से हमला किया गया था। ये तस्वीरें दहशत में डाल देती हैं। 5वीं तस्वीर तबाही की देखिए, कार पूरी तरीके से कैसे पूरी कार को बम से उड़ाने की कोशिश की गई और बम से उड़ा दिया गया। उसके बाद जिस तरह से धुएं का गुबार नजर आया था वो कार के भीतर और घरों के अंदर क्या स्थिति हुई
जलती हुई घर के अंदर पूरी तरीके से आग लगी हुई नजर आई। और आग कैसी थी वो हमने आपको दिखा रहे हैं। 5वीं तस्वीर तबाही की अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में, और ये 5वीं तस्वीर बहुत ही भयानक है, बहुत ही दहशतनुमा है, बहुत ही तबाही वाली है। और छठी तस्वीर जरा देखिए, एक बार फिर से हम छठी जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसमें यह समझने की कोशिश कीजिए जो दहशत, जो तबाही मची है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, और जो लगातार यहां पर बमबारी की गई, तोपों से हमला किया गया। दोनों ही देश एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे थे और तबाही का आलम ऐसा हुआ कि तबाह हो गया आर्मेनिया और अजरबैजान। और तो और ये तबाही की छठी तस्वीर में देखिए जरा, जो आर्मी है वो किस तरह से एक दूसरे पर हमला करती नजर आई। तबाही की 7वीं तस्वीर में आप देखिए, टैंक से हमला भी किया गया। ये जंग की तस्वीरें हैं, ये युद्ध की तस्वीरें हैं, ये तबाही की तस्वीरें हैं। 7वीं तस्वीर तबाही की, जिसमें आपको ये दिख रहा है कि किस तरह से जंग की जो स्थिति हुई उसमें टैंकर्स का इस्तेमाल किया गया। टैंकर्स के जरिए दूसरे अपने दुश्मन देश पर हमला किया गया, लेकिन टारगेट वो टैंकर भी था, क्योंकि जो दुश्मन देश जिस पर हमला करने गया और उसने भी टारगेट इस टैंकर को किया, और टारगेट बिल्कुल सटीक, और उसके बाद टैंकर ध्वस्त। ये तस्वीरें दरअसल आर्मेनिया अजरबैजान के बीच युद्ध की तस्वीर और दहशत की तस्वीर, तबाही की तस्वीर की 8वीं देखिए, 8वीं वो तस्वीर तबाही की है जो ये दर्शा रही है कि तबाही बेइंतहा हुई है इस युद्ध में। एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। अभी आपने जो टैंकर देखा वो हैवी टैंकर था, अब ये देखिए जो छोटे टैंकर्स हैं वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे थे, अपने दुश्मन को टारगेट कर रहे थे, लेकिन ये भी टारगेट पर थे। और यही कारण था कि कैसे टारगेट को निशाना बनाया गया और उसके बाद धुएं का गुबार उड़ता नजर आता है। ये दहशत की तस्वीरें हैं, ये तबाही की तस्वीरें हैं। अब तबाही की 9वीं तस्वीर देखिए। 9वीं तस्वीर में धुएं का गुबार नजर आएगा, आग का गुबार नजर आएगा, और आग इस कदर कि हर कोई दहशत में आ जाए। आग इस कदर कि ऐसा लग रहा है मानो पूरा का पूरा अजरबैजान और तो और आर्मेनिया, दोनों देश पूरी तरीके से तबाह हो गए हों। लेकिन तस्वीरें ये बयां कर रही हैं तबाही की, और उस तबाही की जो दो देशों के बीच में हुई है, जो दो देशों के बीच में युद्ध हुआ है। और तबाही की 10वीं तस्वीर, और 10वीं तस्वीर में देख सकते हैं आप क्या हुआ है वहां पर, जब दोनों ही देशों के बीच जंग हो रही है, दोनों ही देशों के बीच युद्ध हो रहा है, तो टारगेट किस तरह से किया जा रहा है। और तो और यहां एक और चीज समझने वाली है कि धुएं का गुबार चारों ओर नजर आता है, यानी कि एक दूसरे पर हमला, इधर से अगर निशाना लगाया जा रहा है तो उधर से भी पलटवार किया जा रहा है। दोनों तरफ से हमले की तस्वीरें बेहद ही डरावनी नजर आती हैं, बेहद ही दहशतनुमा नजर आती हैं, बेहद ही तबाही वाली नजर आती है। और ये 10 तस्वीरें दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ ये है कि आप जानिए कि आखिर क्या स्थिति अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुए युद्ध में बनी। ये 10 तस्वीरें दिखाने का मकसद हमारा यही था कि आखिर आप समझिए अजरबैजान आर्मेनिया का जो जिक्र हो रहा है आखिर क्यों हो रहा है। बड़ी खबर की ओर रुख करते, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग में कई देश कूद पड़े हैं, कई देश इस जंग में कूदे हैं। तुर्की के बाद विवाद में रूस और फ्रांस की एंट्री हो गई है, विवाद में रूस और फ्रांस की एंट्री हुई है। कई देशों की एंट्री से तनातनी और बढ़ने के संकेत है, यानी कि 13 दिनों से दोनों देशों के बीच जो जंग चल रही है, दोनों देशों के बीच जो जंग चल रही है, उस जंग में और एंट्री कर दी है देशों ने। रशिया और तो और फ्रांस, ये दो देश भी इस जंग में कूद गए हैं, यानी कि अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हो रही इस जंग में ये दोनों देश कूद चुके हैं। इनफैक्ट अगर देखा जाए तमाम देश इस समय, कोई आर्मेनिया के साथ नजर आ रहा है, कोई अजरबैजान के साथ नजर आ रहा है। ग्राफिक्स के जरिए हम बता भी रहे हैं आपको। अब समझिए कौन कौन से देश आर्मेनिया के साथ हैं। रशिया यानी कि रूस, फ्रांस,
अमेरिका, ग्रीस, सऊदी अरब, ये वो देश हैं जो हैं आर्मेनिया के साथ। और तो और अजरबैजान के साथ तुर्की है, पाकिस्तान है और ईरान है। ये तीन देश अजरबैजान के साथ खड़े हुए हैं, पीछे से खड़े हुए हैं। आर्मेनिया के साथ रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है, ग्रीस है और सऊदी अरब। ये वो देश हैं जो आर्मेनिया के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आर्मेनिया के साथ खड़े हुए जो देश वो युद्ध को रोकने के लिए खड़े हैं या फिर और ज्यादा हाईलाइट करने के लिए खड़े हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जंग में नए देशों की एंट्री जो हुई है वो समझिए जरा। आर्मेनिया अजरबैजान के बीच चल रही जंग में कई देशों की एंट्री हो गई है। कौन कौन से देश हैं, कौन कौन हैं, अब ये समझिए जरा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों के बीच चल रहे युद्ध को रोकने की पहल की है। पुतिन ने रोकने की पहल की है। व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों को कल बातचीत के लिए बुलाया है। व्लादिमीर पुतिन ने दोनों देशों को बातचीत के लिए बुलाया है। अजरबैजान आर्मेनिया के बीच छिड़े युद्ध को शांत करने के लिए रूस लगातार कोशिशें कर रहा है। रूस लगातार कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। अब एक बार फिर से रूस ने दोनों देश के विदेश मंत्रियों को मॉस्को में बुलाया है, राजधानी मॉस्को में बुलाया है बातचीत के लिए। पुतिन ने यह कदम तब उठाया है जब अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच लड़ाई का कोई अंत नहीं दिख रहा है। कोई अंत नहीं है। रूस के राष्ट्रपति ने नागोर्नो कराबाख संघर्ष में सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का भी आह्वान किया है। साथ ही साथ नागोर्नो कराबाख को लेकर आर्मेनिया, अजरबैजान के सुरक्षा बलों ने एक दूसरे पर हमला शुरू करने का आरोप लगाया। इन सब के बीच में 27 सितंबर को दोनों देशों के बीच संघर्ष शुरू हुआ था जो अजरबैजान के तहत आता है। दोनों देशों के बीच संघर्ष 27 सितंबर को शुरू हुआ, लेकिन इस पर स्थानीय आर्मेनियाई बलों का नियंत्रण माना जाता है। अजरबैजान के अंडर आता है लेकिन आर्मेनियाई बलों का नियंत्रण ऐसा माना जाता है। ये 1994 में खत्म हुए युद्ध के बाद इस इलाके में सबसे गंभीर संघर्ष है। 94 के बाद सबसे गंभीर संघर्ष इसको माना जा रहा है और इसीलिए कह रहे हैं कि आर्मेनिया अजरबैजान में बमबारी हुई है। दहशत लगातार बरकरार है, ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। तमाम देश इसमें आ भी रहे हैं, कोई आर्मेनिया का साथ, कोई अजरबैजान का साथ। लेकिन क्या करेंगे आगे वो देखना होगा। आगे की डिबेट को बढ़ाने के लिए मैं अपनी सहयोगी प्रियंका चौधरी का रुख करता हूं, उनके साथ तमाम मेहमान शामिल। अजरबैजान आर्मेनिया के बीच कल क्या होगा इसका अंदाजा किसी को नहीं है, लेकिन आज जो तस्वीरें आर्मेनिया अजरबैजान की है, बड़े बड़े शहरों के अंदर वहां की आबादी को टारगेट कर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं। इसका अंदेशा है कि कल जो बातचीत होगी शायद उसमें कोई बात बन पाए। हो सकता है इस बिगड़ी बात को बनाने के लिए कई देशों को साथ में आना पड़े। कई खास मेहमान इसी पर बातचीत के लिए और कई बड़ी अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई जो पल पल हम आपको पहुंचाएंगे। आनंद सवरिया जी है, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है। अनुपम तिवारी जी है, बहुत बहुत स्वागत है अनुपम तिवारी जी आपका भी। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार। संजीव श्रीवास्तव जी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। जल्दी से संजीव श्रीवास्तव जी आप बताइए, जो तुर्की के हथियार और तुर्की ना हो इस पूरे मामले के अंदर, तो क्या कोई भी देश अगर मध्यस्थता करने के लिए तैयार हो, अजरबैजान आर्मेनिया को समझाया जा सकता है क्या, अगर तुर्की इस तस्वीर में ना हो तो? देखिए, ये एक सिर्फ एक कल्पना है कि तुर्की इस तस्वीर में ना हो, लेकिन सच्चाई ये है कि तुर्की इस पूरे विवाद को और अधिक भड़काना चाह रहा है। टर्की की जो नीतियां हैं वो एक धार्मिक विभाजन पैदा करके अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड के एक नए लीडर के रूप में जो है स्थापित है। और टर्की के राष्ट्रपति रेसिप तय्यप एर्दोगान इस समय बहुत ही नकारात्मक रास्ते पे चल पड़े हैं। वो एक विभाजनकारी रास्ते पे चल रहे हैं और उसके तहत वो मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी के बीच में एक दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं और उसका फायदा वो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड के नए लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए लेना चाहते हैं। एर्दोगान का एक सबसे बड़ा जो महत्वाकांक्षा, सबसे बड़ा जो लक्ष्य ये है कि वो अपने आप को नए ऑटोमान एम्पायर को क्रिएट करने के महत्वाकांक्षा रखते हैं और एक अपने आप को एक नया लीडर बनाने के लिए लगातार साजिशें रच रहे हैं। तो ये जो एर्दोगान की और तुर्की की जो नीतियां हैं, ये मुझे लगता है कि ये पूरे विवाद को और अधिक भड़का सकती हैं। और सबसे बड़ी बात
कि ये जो डिफरेंट कम्युनिटीज हैं, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी, उसके बीच में दरार डालने का काम करेंगी। साथ ही साथ अर्दोगान की नीतियां पूरे मिडिल ईस्ट में मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर भी दरार डालने का काम कर रही है। सऊदी अरबिया और यूएई जैसे देश जो कि मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स के रूप में जाने जाते हैं, वो टर्की की इस तरह की नीतियों से, नई लीडरशिप को जो डेवलप करने की वो कोशिश कर रहे हैं, उससे वो बेहद नाराज हैं। और लगातार जो है सऊदी अरबिया और यूएई की नाराजगी बनी हुई है। पाकिस्तान अभी हाल में आपने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया की आलोचना कर दी और तुर्की का समर्थन दिया, और उसके बाद सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान से अपने सारे कर्जे के पैसे वापस मांगने की मांग तुरंत कर दी। तो आप देखिए, तो एर्डोगान की नीतियों की वजह से आज पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता आ रही है, अशांति आ रही है, और इसके ग्लोबल रिपरकशंस भी हो सकते हैं। बहुत जरूरी है इन दोनों ही देशों को, इसीलिए पहल हो रही है ताकि ये लोग समझ जाएं कि आप जो आग फैला रहे हैं उसका जो आंच है वो आपके पड़ोसी मुल्कों तक जाएगा, फिर बड़े बड़े देशों तक जाएगा, पूरी दुनिया इसकी जद में ना आए, इसके लिए पहल हो रही है। लेकिन राजेश, अगर हम दोनों देशों को देखें और जो कतार इन देशों के साथ में है, कौन किसके साथ है, उससे किन किन देशों को आपको लगता है कि सिर्फ भड़काने के लिए इसमें साथ दिया जा रहा है? कौन से वो देश हैं जो आपको लगता है कि ये स्थिति संभाल सकते हैं अगर ये साथ देते रहे तो? देखिए प्रियंका, अगर दो हिस्सों में पूरी जंग को हम अगर देखते हैं, पहले बात अगर आर्मेनिया की करते हैं तो एक अजीब सी स्थिति इस युद्ध में बनी हुई है। आर्मेनिया के साथ रूस भी है, आर्मेनिया के साथ अमेरिका भी है, और फ्रांस भी है, ग्रीस भी है, और सऊदी अरब भी है। ये आर्मेनिया के साथ हैं। अगर हम बात अजरबैजान की करते हैं तो वहां पे टर्की भी है, पाकिस्तान भी है, और कहीं कहीं खबरें ऐसी भी आ रही है कि चीन भी इनके साथ अपने हथियारों की नुमाइश और उनको सप्लाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पे देखना प्रियंका, सबसे अहम यह है कि इस वक्त दोनों खेमे ये देख रहे हैं कि किसके हथियार कितने मजबूत हैं। ये आपको देखना होगा, ये समझना होगा। जो टर्की लड़ रहा है, जो टर्की भेज रहा है, वो अमेरिका के हथियार हैं, और जिससे टर्की अमेरिका के हथियारों को पकड़ने की या फ्रांस के हथियारों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो रूस के हथियार हैं। तो एक कह सकते हैं कि उलझा हुआ पूरा यहाँ पे मामला नजर आता है। लेकिन अगर इस जंग को कोई रोक सकता है, जैसा आपने पूछा, तो एक रूस है जो इस जंग को रोक सकता है, क्योंकि रूस का आर्मेनिया के साथ समझौता है सुरक्षा का, और कल अगर उसने बुलाया है उसमें बातचीत होगी, और काफी हद तक उम्मीद है कि पुतिन दोनों को समझाएंगे, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर रूस को इस जंग में उतरना पड़ेगा। और अगर इस जंग में रूस उतरता है तो कहीं ना कहीं टर्की और पाकिस्तान के लिए ये बहुत, अभी तो राजेश तो छोटे छोटे देश आपस में लड़ रहे हैं, लेकिन इनके साथ में खड़े देशों को ललकारा जाएगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, इसका अंदाजा सबको लग गया है। आनंद सावरिया जी, एक और भी चीज है, जितना नुकसान दोनों देशों का हो रहा है, अब एक दूसरे से बदला लेने पर आ गए दोनों देश, इसे कैसे रोका जाएगा? देखिए प्रियंका जी, 1994 के बाद अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ा ही खतरनाक कन्फ्लिक्ट हुआ है इस इलाके में, और छोटे छोटे कंट्री जो हैं वो आपस में बिल्कुल अपना आत्मघाती लेवल तक पहुंचे हुए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इसमें आग में घी डालने वाले भी कंट्री हैं, जिसमें पाकिस्तान, टर्की और चाइना है। अगर वो दोनों लोग किसी तरह से शांति भी चाहते हो तो ये तीनों के तीनों आदमी, खास करके टर्की ने तो कसम खाई है कि किसी हालत में भी इस लड़ाई को वो खत्म नहीं होने देगा। और टर्की ने, और देखिए मुझे तो ये जिस तरह से 13 दिन की लड़ाई चल पड़ी है और जिस तरह से ये अनप्रिंसिपल लड़ाई है, मैंने भी वॉर लड़के देखा है, आर्मी की कोई ना कोई प्रिंसिपल होता है। देखिए यहाँ पे चर्च पे अटैक कर दिया गया है, सिविलियन पे अटैक हो रहा है, क्लस्टर बम छोड़े जा रहे हैं, तो ये कोई आर्मी के रूल्स नहीं है। मुझे तो लगता है कि सीरिया के जो टेररिस्ट हैं, जो टर्की के टेररिस्ट हैं, जो पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, उनके हाथ में ये युद्ध जो है चलता जा रहा है। लेकिन जो पहल अभी रसिया ने करी है, रसिया बड़ी पावरफुल कंट्री है, उसने, और फ्रांस भी बड़ी पावरफुल कंट्री है, उसने टर्की को बता दिया है कि जरा समझ जाओ, अगर तुम ज्यादा बदतमीजी करोगे तो उसको भुगतना पड़ेगा। और आज दोनों विदेश मंत्रियों को, मैंने आपको 3-4 दिन पहले भी इस चैनल पे कहा था, अगर ये लड़ाई खत्म कोई करवा सकता है तो रसिया करा सकता है, और रसिया ने आज पहल कर ली है, दोनों डिफेंस मिनिस्टर को बुला लिया है
और साथ में ये भी कह दिया है अगर तुमने लड़ाई खत्म नहीं की तो मैं युद्ध में कूद जाऊंगा, मैं अपने फौजियों को भी। तो फिर देखिए अगर रशिया के फौजी आर्मेनिया के साथ आ जाते हैं तो टर्की का जो बुरा हाल होगा। पाकिस्तान का तो हो गया, पाकिस्तान ने जो करके टेररिस्ट भेजे, अरे तेरे आनंद पास सवरिया जी, अभी तक तो ये है कि नहीं। छोटे छोटे देश हैं या उनकी इतनी ताकत नहीं है जितना वो बरगला रहे हैं दोनों देशों की जंग में, जो आग में घी डाल रहे हैं। लेकिन अनुपम तिवारी जी, अगर किसी बड़े देश को ललकारा जाएगा तो कैसे हम माने कि 13 दिन वाला युद्ध लंबा नहीं खींचेगा? देखिए बड़े देश से आपका क्या बड़े देश अमेरिका क्या वो समझती है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा समीकरण देखना पड़ेगा। अमेरिका जो कि एक जमाने में पूरे वर्ल्ड का पुलिसमैन हुआ करता था, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद से उसने अपनी छवि वहां से बदल दी। अब आप अगर आज के मसले को देखें तो पूरे सिनेरियो में प्रैक्टिकली अमेरिका कहीं दिखता ही नहीं है जी। कहीं पीछे बैक चैनल में कहीं पे रशिया के साथ मिलकर या फ्रांस के साथ मिलकर के एक दुनिया में एक मीटिंग करता है, और उस मीटिंग के भी कोई खास मायने नहीं होते हैं क्योंकि सबको पता है कि वो मीटिंग केवल एक फॉर्मेलिटी केवल है। तो बड़े देश अभी भी बच रहे हैं आज की डेट में उस पूरे विवाद में आने से। एक तरह से अनुपम तिवारी जी, आपके सवाल आपसे एक और रशिया के सवाल हाथ हम में लेंगे इस पर, उससे पहले अब्दुल के पास चलेंगे। बड़ी अपडेट इस मामले को लेकर है क्योंकि अभी उन देशों की कतार आप देख रहे हैं समझा भी रहे हैं, लेकिन ताजा अपडेट क्या है? बिल्कुल बड़ी खबर यह है कि रूस के राष्ट्रपति ने युद्ध रोकने की पहल की है, जिस बात का हम चर्चा भी कर रहे हैं, लगातार इस बात के जिक्र कर रहे हैं। दोनों देशों को कल बातचीत के लिए रूस के राष्ट्रपति ने बुलाया है और ये देखने वाली बात होगी कल बातचीत के लिए जब बुलाया गया है तो क्या कुछ स्थिति कल बातचीत में होती है। रूस ने दोनों देश के विदेश मंत्रियों को दरअसल मॉस्को में बुलाया है, राजधानी मॉस्को में बुलाया गया है। पुतिन ने सैन्य कार्रवाइयों को रोकने का भी आह्वान किया है। जो लगातार सैन्य कार्रवाइयां हो रही हैं उसको रोकने के लिए पुतिन ने एक कदम आगे और बढ़ाया है और कहा है जो दोनों देश हैं वो आइए जरा बातचीत करते हैं और बातचीत करके हल निकालने की कोशिश करते हैं, बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको देते हुए चल रहे हैं। पुतिन ने एक तरीके से कहा है कि आप लोग आइए बातचीत करिए, लेकिन चेतावनी भरे लहजे में कहा है। रूस को आशंका यह है कि सीरिया से भेजे गए आतंकवादी नागोर्नो काराबाख के रास्ते रूस में एंट्री ले सकते हैं। दरअसल रूस के राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी क्या है वो जरा समझिए, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इस खुफिया रिपोर्ट के सामने आते ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इस्लामिक आतंकवादियों को चेतावनी भी दी। इसके अलावा तुर्की पर आरोप है कि उसने सीरिया के आतंकवादियों को रोकने अजरबैजान की तरफ लड़ाई लड़ने के लिए भेजा है। और तो और आपको बताते चले कि रूस की इंटेलिजेंस को इस्लामिक आतंकवाद की इंटरनेशनल साजिश की पूरी जानकारी है। इंटरनेशनली साजिश रची जा रही है। अंदेशा है कि दक्षिण काकेशस क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय आतंकवादियों के लिए एक नया लॉन्च पैड बना है। और तो और जहां ये आतंकवादी आसानी से जहां से रूस में प्रवेश कर सकते हैं, रूस ने इस साजिश पर गहरी चिंता भी जाहिर की है। और समझिए जरा, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट देखने के बाद आर्मेनिया का साथ देने का ऐलान कर दिया। आर्मेनिया का साथ देने का ऐलान रूस ने इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट आने के बाद ही किया है। बड़ी एक और खबर, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच तकरार कम होने के आसार नहीं है, खबर ये मिल रही है। बड़ी और अहम जानकारी आपको देते चलें, ठोस कदम नहीं उठाया तो विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। ये बड़ी अहम जानकारी। दरअसल अगर कदम ठोस नहीं उठाया गया तो बहुत मुश्किलात हो सकती है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक तरह से चेतावनी दे दी है इस्लामिक आतंकवादियों को। सबसे बड़ी चेतावनी रशिया की तरफ से जारी की गई है। बड़ी अहम जानकारी आपको हम देते चल रहे हैं। दरअसल आपको बताते चले, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच तकरार कम होने का नाम नहीं ले रही है। व्लादिमीर पुतिन ने कड़ा संदेश दिया है, जरा समझिए संदेश। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि शत्रुता आज भी जारी है, लेकिन यह युद्ध आर्मेनिया के क्षेत्र में नहीं हो रहा है। जहां तक रूस और आर्मेनिया के सैन्य समझौतों की बात है तो रूस ने अपना दायित्व हमेशा पूरा किया है और आगे भी करता रहेगा। ये रूस की तरफ से व्लादिमीर पुतिन ने संदेश दिया। प्रियंका।
तिवारी जी, यही मैं आपसे जिक्र कर रही थी कि बड़े बड़े देशों को अगर ललकारा जाएगा, अगर तुर्की किसी देश को ये कहेगा कि आपको भी नहीं बख्शा जाएगा और ऐसा आतंकवाद और लॉन्च पैड्स प्लांट करेगा, तो कैसे माने कि युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा, ये रुक जाएगा यहीं पर? हाँ प्रियंका, आपकी जो चिंता है वो वाजिब है। रूस को उस पूरे मामले का हल करने के लिए अमेरिका ने एक तरह से खुला छोड़ दिया है कि रूस का इलाका है तो रूस ही उसको हल करे जी। और रूस के साथ समस्या क्या है कि रूस अभी भी अपनी पॉलिसीज को लेकर के क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक तरफ वो टर्की के साथ भी दिखना चाहता है, दूसरी तरफ वो आर्मेनिया के साथ खुल के आ चुका है जी। अब रूस को भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक कंफ्यूजन वाली स्थिति से गुजर रहा है और धीरे धीरे करके 2-4 दिनों में जब बातें खुलेंगी, अब जैसे कल की जो मीटिंग है फॉरेन मिनिस्टर्स की दोनों देशों की व्लादिमीर पुतिन के साथ, तो उसके बाद कुछ पिक्चर क्लियर होगी कि रूस आखिर चाहता क्या है। रूस को अपने पत्ते खोलने पड़ेंगे क्योंकि पूरे टेरिटरी में सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ, अगर युद्ध हुआ, तो वहां पे सबसे ज्यादा नुकसान रूस को ही होने वाला है। कैसे होने वाला ये भी बता देता हूँ आपको, क्योंकि वहां पे ऑयल रिच देश है अजरबैजान और वहां पे ऑयल की पाइपलाइन जा रही हैं और रूस को ये भी डर है कि कहीं इस्लामिक आतंकवादियों ने अगर इस पूरे युद्ध को या पूरी लड़ाई को अपने कैप्चर में ले लिया तो हो सकता है वो पहला दांव यही चलेंगे कि पूरी ऑयल रिफाइनरीज को या ऑयल वेल्स को वो वहां पे कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि पूरे यूरोप की नेचुरल गैस की सप्लाई होती है और नेचुरल ऑयल वहां पे पहुंचता है। तो इन सब चीजों का डर रूस को है और अब धीरे धीरे रूस इसीलिए चिंता जाहिर भी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि लड़ाई चलता रहा तो 13 दिन से कब महीने निकल जाएंगे जंग में पता नहीं चलेगा और तुर्की जैसे देश इसका फायदा उठा रहे हैं। आनंद सवरिया जी, अब बताइए जरा वो घटनाक्रम जिसमें आतंकवाद ज्यादा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर रूस को ये मालूम पड़ गया है कि कुछ तो है इस मामले में ऐसा जिसमें आर्मी नहीं लड़ रही है, ये कोई सैन्य कार्रवाई नहीं कह सकते आप, ये आतंकवादी है जो आपको लगता है कि शायद ये सैनिक है? बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, मेरा अंदेशा, जो मेरा एक्सपीरियंस लड़ाई का है, कोई भी रेगुलर आर्मी इस तरह की लड़ाई नहीं लड़ेगी कि वो सिविलियन पे अटैक करेगी और जो नॉर्म्स लड़ाई के होते हैं उनको नास्ते नाबूद करके। तो आज रशिया को जो रिपोर्ट मिली है, जासूसी रिपोर्ट मिली है, वो अंदेशा मुझे 4 दिन से था कि ये हो रहा है और अब रशिया को ये चिंता हो गई है कि जो टेररिस्ट सीरिया, लीबिया और पाकिस्तान के लोग हैं वो आत्मघाती दस्ते होते हैं, उनको किसी भी हालत में युद्ध से कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन चाहते हैं। अब रशिया को डर लग रहा है कि ये युद्ध, ये जो जितने टेररिस्ट लोग हैं जो युद्ध के क्षेत्र में आ रहे हैं और आर्मी की तरह से आर्मी के बिहाफ पे लड़ रहे हैं और रशिया में भी घुस जाएंगे। तो इसलिए रशिया, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर इस युद्ध को कोई रुकवा सकता है तो रशिया रुकवाएगा। और आज प्रेसिडेंट पुतिन जी ने बिल्कुल सही दोनों फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया है और साथ में ये धमकी भी दी है टू द टर्की कि अगर तुमने बिहेव नहीं किया तो मुझे खुद उतरना पड़ेगा। और देखिए टर्की की हिम्मत देखिए प्रियंका जी, वो 3 कंट्री को, फ्रांस, अमेरिका, रशिया को कह रहा है तुम बीच में मत पड़ना वरना तो नुकसान बहुत। अरे टर्की, तेरी ताकत क्या है? तुम तो उन टेररिस्ट के सर के ऊपर, जो मुजाहिदीन हैं उनके सर के ऊपर ये सब कुछ कर रहे हो, तो इसको समझना पड़ेगा और बहुत जल्दी इसका सॉल्यूशन सिर्फ रशिया के द्वारा ही निकालना पड़ेगा, वरना तो आपका अंदेशा बिल्कुल सही है। इस तरह से धमकी देता रहा तो बड़े बड़े कंट्रीज कूदेंगे बीच में और फिर ये युद्ध थोड़ा और आगे जाकर के, पर मुझे नहीं लगता कि युद्ध और आगे जाएगा। रशिया का डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो उनको कड़े शब्दों में कल कहेगा और टर्की को तो कह भी दिया है उसने। और वो अदरवाइज टर्की तो देखिए नाटो की जो बात थी उससे भी बाहर निकल गया, उसका कोई मोरलिटी नहीं है, वो तो सिर्फ अपना हित चाहता है कि मैं मुसलमानों का सबसे बड़ा नेता। सऊदी अरेबिया आर्मेनिया के साथ आ गया है, तो क्या करेगा ये टर्की? तो ये टर्की और पाकिस्तान की जो हालात होने वाली है इस युद्ध के बाद, आप देखिए टर्की, पाकिस्तान और चाइना बहुत महंगी कीमत देगा इस लड़ाई के भड़काने में। ठीक है आनंद जी, और भी सवाल आपसे लेंगे, लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, जो देश अभी चुप बैठे हैं, जो इस लड़ाई को फ्रंट फुट पर आकर नहीं बता रहे कि किसके साथ खड़े हैं, उनके क्या हित हैं? क्योंकि जो राजेश ने कहा कि चीन इसमें कहीं पीछे नहीं है, टर्की के रास्ते या पाकिस्तान के रास्ते ये चीन ही है जो इतनी हिम्मत दे रहा है इन लोगों को कि जाइए फ्रांस को धमकी दीजिए, रूस को धमकी दीजिए।
जी देखिए, इस समय कुछ ऐसे राष्ट्र हैं, जैसे यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वहां पे इलेक्शंस चल रहे हैं और वो वहां का जो पूरा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वो इलेक्शंस पे फोकस ज्यादा दिखाई देता है। साथ ही साथ मैं अनुपम तिवारी जी की बात से सहमत हूं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक तरीके का एक विड्रॉल करने का जो प्रोसेस शुरू किया है उसमें ये इलाका भी शामिल है। और दूसरा जो इसका जो सबसे बड़ा फायदा अगर कोई ले रहा है तो वो रशिया ले रहा है। रशिया लगातार अपने जो प्रभुत्व को, अपनी जो हेजीमोनी को पूरे मिडिल ईस्ट में बढ़ाने के लिए ऐसे अवसरों का इस्तेमाल भी करता है। ये बात बिल्कुल सच है कि कल जो मीटिंग होने वाली है उसमें रशिया दोनों पक्षों को शांति के लिए कहेगा, लेकिन रशिया का इसमें जो सबसे बड़ा एक जो एडवांटेज ये होता है कि अमेरिका के विड्रॉल होने के बाद ऐसे इलाकों में जहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं वहां पे रशिया की हेजीमोनी एक तरह से स्थापित हो जाती है। तो ये देखा जाए तो ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का इलाका है इसमें जो चाहे वो बड़ी शक्तियां हो चाहे वो छोटी शक्तियां हो, सभी अपने अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने में लगे हुए हैं। उधर आप देखेंगे तो इजराइल जो है अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है। इजराइल और अजरबैजान के जो संबंध हैं वो बेहद गहरे हैं, डिफेंस पार्टनरशिप बहुत गहरी है। जबकि इजराइल एक ज्यू राष्ट्र है और अजरबैजान एक मुस्लिम बहुल राष्ट्र है, लेकिन दोनों के बीच में एक बहुत क्लोज कोऑर्डिनेशन है। इजराइल अपने वेपन सिस्टम भी दे रहा है। तो ये आप देखिए तो इस समय मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही ज्यादा ऊहापोह की स्थिति है। सारे राष्ट्र अपने अपने राष्ट्रीय हितों को साधने में लगे हुए हैं। रशिया जैसी महाशक्ति भी अपनी हेजेमोनी को स्थापित करने के लिए इस अवसर को जाने नहीं देगा, क्योंकि रशिया जानता है कि अमेरिका इस समय इलेक्शन में बिजी है और अमेरिका एक तरह से विड्रॉल मोड में है। तो इसको ये जो गैप है, ये जो स्पेस बना हुआ है, उसमें रशिया उसका इस्तेमाल करते हुए पूरे अजरबैजान और आर्मेनिया के सिचुएशन में एक अपनी सुपर पावर वाली इमेज को स्थापित करेगा। और कल की मीटिंग में यही होने वाला है कि पुतिन जो है इन दोनों राष्ट्रों को एक बहुत ही शक्तिशाली तरीके से समझाएंगे और बताएंगे कि कोई और धमकी देने के लिए, इससे पहले कि और भी देश धमकी देना शुरू कर दे और इस आग को और ज्यादा भड़काएं, समय रहते इस पर लगाम लगाना जरूरी है। लेकिन राजेश, जिस बात का ये दावा करते हैं, एक दूसरे की आर्मी को कहते हैं कि तुम यहां से निकलो, तुम वहां से निकलो, और डैमेज को लेकर जो ललकार रहे हैं कि हमारा नुकसान ज्यादा हुआ है इसलिए हम क्यों हटे, पहले ये पीछे हटे। अब जो टर्की के इतने हथियार वहां तक पहुंच गए हैं, ड्रोन दिख रहे हैं और भी चीजें हैं, क्या ये जो समय मिला दोनों देशों को और कोई बीच में पहले नहीं आया मध्यस्थता करने के लिए, उसकी वजह से नुकसान हुआ है ये? हाँ बिल्कुल, ये भी हो सकता है कि उसकी वजह से नुकसान हुआ, लेकिन प्रियंका इसके पीछे नुकसान की वजह सबसे ज्यादा जो है टर्की है। आपसे मान के चलना पड़ेगा कि इस पूरे विवाद की जड़ जो है टर्की है। टर्की इस आग को हवा दे रहा है, लगातार वो अजरबैजान को हवा दे रहा है और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि जो कुछ हो रहा है उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पे टर्की का एर्दोगन का हाथ है। जिस प्रकार से वो खलीफा बनने की चाहत पाल के रखते हैं, ऑटोनॉमस राज्य को वापस लाना चाहते हैं। राजेश, मैं लौटूंगी आपके पास। जैसे आप कह रहे हैं कि आर्मेनिया, अजरबैजान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जंग का इस्तेमाल टर्की करना चाहता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, लेकिन टर्की को अंदाजा नहीं है कि जो तमाम बाकी देश उसको देख रहे हैं इस सपने को रोकने के लिए और टर्की को जवाब देने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी और जानकारी आपको देते चले, आतंकवाद का जहर घोलने वाले टर्की से रूस नाराज है। खबर ये मिल रही है रूस के बाद ईरान ने भी बड़ी चेतावनी जारी कर दी है। रूस के बाद अब ईरान ने भी टर्की के खिलाफ बड़ी चेतावनी जाहिर की है। कुछ गोले और रॉकेट ईरान की सीमा में भी गिरने की खबर है और यही कारण है कि अब ईरान ने भी चेतावनी भरे लहजे में साफ तौर पर टर्की को कहा है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने बयान दरअसल एक जारी किया है और इस बयान के जरिए टर्की को निशाने पर लिया गया है। आतंकवाद का जहर घोलने वाले टर्की से रशिया पहले ही नाराज है, सब जान रहे हैं, लेकिन अब खबर यह मिल रही है कि ईरान भी बड़ी कार्रवाई या फिर यूं कहें चेतावनी जारी कर चुका है। ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने दरअसल एक बयान बाकायदा जारी किया है और इस बयान के जरिए चेतावनी ईरान के राष्ट्रपति ने दी है। अब आपको चेतावनी दिखाते हैं, जरा समझिए राष्ट्रपति हसन रूहानी की चेतावनी क्या है। उन्होंने लिखा, हमारी प्राथमिकता हमारे शहरों और गांवों की सुरक्षा है। अगर ईरान की मिट्टी पर गलती से भी मिसाइल या गोले गिरे तो उन्हें मंजूर नहीं होगा और इसका भरपूर जवाब भी मिलेगा। कुछ मुद्दों पर
कुछ भी मानने के लिए अजरबैजान तैयार नहीं है। एक और अहम जानकारी हम आपको देते चले, बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर, बड़ी खबर, दरअसल ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दें, अजरबैजान ने संघर्ष खत्म करने के लिए शर्त रखी है, बाकायदा शर्त अजरबैजान की ओर से रखी गई है। आर्मीनिया नागोर्नो काराबाख से अपना दावा वापस ले ले, जो लगातार जिसको लेकर संघर्ष हो रहा है, जिसको लेकर इस युद्ध की स्थिति बन चुकी है, युद्ध हो रहा है, कुछ मुद्दों पर मानने के लिए आर्मेनिया तैयार भी है, ऐसी भी खबर है, कुछ भी मानने के लिए अजरबैजान नहीं तैयार है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी, अजरबैजान की ओर से कुछ शर्तें रखी गई हैं आर्मेनिया को लेकर, उस इलाके को लेकर। क्या है दोनों देशों का दावा, वो भी समझ लीजिए। आर्मीनिया रक्षा मंत्रालय की प्रवक्ता ने फेसबुक पर यह लिखा है, संघर्ष वाले क्षेत्र में हमले जारी हैं, जो संघर्ष वाला क्षेत्र है वह हमले लगातार हो रहे हैं। पलटवार करते हुए अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने आर्मेनिया बलों को टारगेट कर दिया, पर एक तरीके से टारगेट कर दिया, और एक तो और बर्दा और बेलागन शहरों में गोलीबारी करने का आरोप भी लगाया गया। कुछ ऐसे शहर हैं जहां पर गोलीबारी का आरोप लगाया गया है। आर्मेनियाई बलों ने संघर्ष क्षेत्र से दूर अजरबैजान के दूसरे सबसे बड़े शहर गांजा को निशाना बनाया। इसके अलावा और तो और आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। आर्मेनिया की ओर से यह कहा गया कि हमने ऐसा नहीं किया, इसको खारिज कर दिया गया। आर्मेनिया की तरफ से अजरबैजान की दिशा में कोई गोलीबारी नहीं हुई है, ये कहना है, ये दावा किया गया है। लेकिन आरोपों को अजरबैजान की तरफ से हताशा में लगाया गया आरोप बताया गया है। ये समझिए जरा, हताशा में आरोप लगाया गया, ऐसा कहा गया है अजरबैजान, आर्मेनिया की तरफ से अजरबैजान ने जो आरोप लगाया। दोनों ही देशों ने उन शहरों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है, जाहिर तौर पर जो संघर्ष का क्षेत्र है। नागोर्नो काराबाख के अधिकारियों ने यह कहा है, संघर्ष में उनके करीब 200 कर्मचारी भी मारे गए हैं। इस संघर्ष में, खूनी संघर्ष में अजरबैजान के राष्ट्रपति ने यह दोहराया है कि इस लड़ाई का अंत तभी हो सकता है, अजरबैजान के राष्ट्रपति ने यह कहा है कि तभी हो सकता है इस लड़ाई का अंत जब नागोर्नो काराबाख से आर्मेनिया पूरी तरह से हट जाए, जो संघर्ष का क्षेत्र है वहां से आर्मेनिया पूरी तरीके से हट जाए, तभी इसका अंत होगा। आर्मेनिया का आरोप है तुर्की अजरबैजान का साथ दे रहा है, सीरिया से लड़ाकों को भेज रहा है। अजरबैजान पर आरोप आर्मेनिया का है, तुर्की ने विदेशी लड़ाकों को भेजे जाने के आरोपों को हालांकि खारिज कर दिया। तो यह समझिए जरा कि अजरबैजान आर्मेनिया की तरफ से लगातार अब आरोप भी लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। सही क्या है, सच क्या है, वो जानना भी जरूरी है प्रियंका। और ये क्योंकि कल इस पर बात होनी है, कौन सा देश क्या मानेगा और नहीं मानेगा, उसी पर सब कुछ टिका हुआ है। राजेश जल्दी से बताइए, अगर अजरबैजान नहीं मानता है, आर्मेनिया अपनी शर्तों पर रहता है, फिर कैसे हम ये माने कि कल के बाद कुछ तो दोनों देशों के बीच में संभलेगा? क्योंकि दोनों कह रहे हैं कि आप हमारी आबादी के शहरों को टारगेट कर रहे हैं, दूसरा देश भी यही कर रहा है, और ये सब कुछ इतनी दूर है जहां पर इस जंग का कोई लेना देना नहीं है। संघर्ष वाले क्षेत्र से बहुत दूर वाले शहर हैं जो निशाने पर हैं दोनों के। हाँ बिल्कुल प्रियंका, जब लड़ाई होती है तब वो ये नहीं देखती कि कहां पर जाके बम गिराने हैं। जब दो देशों में दुश्मनी होगी और जब जंग लड़ेगी तो वो ये नहीं देखेंगे कि हमने यहाँ टारगेट करने हैं, वो देखेंगे कि दुश्मन की कमजोर नफ्स कहां पे है, वहीं पे जाकर हमला होगा। लेकिन इसमें एक चीज मैं जोड़ना बहुत जरूरी समझूंगा, बात हम लगातार टर्की की कर रहे हैं, तो टर्की की एक चीज प्रियंका समझना बहुत जरूरी है। टर्की के पास कुछ भी अपना नहीं है, जिसके दम पर वो यूरोप को आंखें दिखा रहा है, जिसके दम पर वो इस वक्त एशिया में जंग को भड़का रहा है। लेकिन टर्की के पास अपना है क्या? S-400 उसने रूस से लिया है, F-16 के सारे वो जंग लड़ रहा है, वो अमेरिका से उसने लिए हैं। उसके पास जितने टैंक हैं वो जर्मनी और अमेरिका से लिए हुए हैं, और F-35 जो अमेरिका के साथ वो मिलकर बना रहा था, बाहर से उसे निकाल दिया गया है। तो टर्की के पास अपना है क्या? लेकिन अब चिंता इस बात की है कि टर्की जो है अमेरिका के F-16 को रूस के S-400 से पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और आप यहां से अब चीजों को समझिए, ये जंग क्यों रुकेगी? ये जंग अब इसलिए रुकेगी क्योंकि अगर S-400 से
अमेरिका का F-16 या F-35 पकड़ा जाता है तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो रक्षा बाजार है वो खत्म हो जाएगा। और अमेरिका ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा हो, और रूस ऐसा चाहेगा कि ऐसा हो। तो आप समझिए कि हालात इस वक्त बहुत उलझे हुए से नजर आते हैं। रूस अमेरिका एक साथ भी है, लेकिन टर्की के साथ दोनों ने जिस प्रकार से हथियार दिए हैं, टर्की दोनों के खिलाफ अब उन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। तो बहुत चालाकी से टर्की बड़ी चालाकी से आगे बढ़ रहा है कि इस जंग में जितना भी तबाही हो, फायदा सिर्फ टर्की का होना चाहिए। उसका नाम लोग ध्यान रखें कि टर्की ने इस जंग में किया क्या था और क्या फायदा ले लिया। आनंद सवरिया जी, एक चीज बताइए, जो इस समय ईरान कह रहा है कि अगर हमारी सीमा में गोला बारूद फेंका तो दोनों देशों को नहीं बख्शा जाएगा, ये किसकी तरफ इशारा है ज्यादा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका जी, मैं अभी मेरे साथी को पैनलिस्ट को सुन रहा था और मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने तो दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। अभी राजेश जी कह रहे ये जो युद्ध है, बड़े देश नहीं चाहते कि ये युद्ध बंद हो, इस आग सुलगती रहे ताकि उनके हथियार बिकते रहें और ताकि वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाएगा, लोकल लड़ाई चलती रहेगी। अभी संजीव जी ने बड़े अच्छे ढंगों में कहा कि ये युद्ध जो है बड़ा अजीब तरह का हालात है, सिर्फ वेस्टेड इंटरेस्ट है इसके बीच में। अनुपम जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये तो सिर्फ वन मैन अप की बात है। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस वक्त टर्की का जो हाल हो रहा है और वो बहुत बुरी तरह से मर रहा है, उसके पास अपना कुछ भी नहीं है। तो आने वाले समय में जब ये ईरान के लिए बड़ी दुर्गति वाली बात है। देखिए, ईरान उसने अपनी आर्मी अपने बॉर्डर पे लगा के रखी, लड़ाई के लिए नहीं। उसको डर है कि ये सीरियाई जो खड़ाकू हैं या जो टेररिस्ट हैं, वो जैसे रशिया को डर है कि वो मेरी कंट्री में घुस जाएंगे, ईरान को अपना डर है और उसने कहा है, उसने अपनी आर्मी बॉर्डर पे लगा के रखी हुई है कि उधर से कुछ आया तो वो बिल्कुल अजरबैजान को बहुत नुकसान करेगा, बिकॉज उसको अपना खतरा लग रहा है। तो ये युद्ध जो है बड़ा अजीब तरह का युद्ध है। मैंने तो इतनी आर्मी की नौकरी में नहीं देखा, लेकिन इस युद्ध को खत्म होना ही पड़ेगा। वेस्टेड इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं करना पड़ेगा जो ये कंडीशन लगा रहे हैं, और अल्टीमेटली खत्म करने में रशिया का ही बहुत बड़ा हाथ इसके बीच में होगा। स्टेक्स बहुत ज्यादा है और अभी जो राजेश जी ने बताया, अगर युद्ध ज्यादा चला और टर्की ने अपने उस एयरक्राफ्ट से F-16 को कैप्चर कर लिया तो वो कोई भी अपना एक्सपोजर नहीं चाहेगा। तो वो चाहेंगे कि इस युद्ध को यहीं खत्म कर दिया जाए और आने वाले 2-3 दिन में ये खत्म भी हो जाने के चांसेस हैं। अनुपम तिवारी जी, जैसा आनंद सवरिया कह रहे हैं, जैसा राजेश कह रहे हैं कि खत्म करने के लिए अगर कोई देश आगे आ रहा है तो उनका अपना हित है और बढ़ने देना चाहते हैं जंग को, उसमें भी उनका अपना फायदा है। इन दोनों देशों से कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है किसी का, या कोई ऐसा लेना देना नहीं है जिसकी वजह से उन्हें इनकी बड़ी फिक्र हो रही है। ये फिक्र अपने अपने हित की वजह से हो रही है। एक और भी चीज है जो नजर आती है इसमें कि अगर दोनों देशों के जो अपनी अपनी शर्तें हैं इस युद्ध को रोकने की, संघर्ष को रोकने की, अगर उसमें भी टर्की दखल देता है तो क्या आपको लगता है कि आसानी से बात निपटेगी इसकी? देखिए प्रियंका, अगर दोनों देशों का कंपैरिजन करें हम तो उनकी आर्मी में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है जी। वो कुछ किसी मामले में आर्मीनिया बेहतर है तो किसी मामले में अजरबैजान बेहतर है। अब सारा फर्क खेल शुरू कहां से होता है? खेल शुरू होता है कि इन दोनों के दूसरे देशों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं और वहां से सामान कैसा आ रहा है इनके पास। और वही पूरी लड़ाई की जड़ है। राजेश ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि ये हो ना हो, ये कहीं ना कहीं इसके पीछे बिजनेस का खेल भी चल रहा है। वो एक मशीनरी होती है जो आर्म एक्सपोर्टर्स की, वो पूरी तरह से लगी हुई है इनके साथ में। तो मुझे भी इसमें कोई आपत्ति नहीं ये कहने में कि ऐसा हो सकता है। अब लेकिन तुर्की का थोड़ा सा हिसाब किताब ऐसा है कि तुर्की इसी बहाने अपने आप को विश्व में एक ऊंचे स्तर पर ले जाना चाह रहा है, और तुर्की नहीं ले जाना जा रहा है, उनके राष्ट्रपति एर्दोगान साहब ही ले जाना चाह रहे हैं। मैंने एक बार आपसे कहा था प्रियंका जी, शायद इसी चैनल पर किसी उसमें, कि कुछ राजनेता विश्व के ऐसे हैं जिनको अपने को लेकर के मुगालता हो गया है, तो विश्व के बहुत बड़े लीडर हो गए हैं, और एर्दोगान साहब भी उनमें से एक है। वो पता नहीं एक भ्रम सा पाल के बैठे हुए हैं कि कुछ दिनों के बाद वो पूरी दुनिया के एक बड़े प्लेयर बनके उभर सकते हैं, और वो कहीं ना कहीं तुर्की को गर्त में ले जा रहे हैं अपनी इन महत्वाकांक्षाओं के दम पर। तो मुझे नहीं लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी होने वाली है। हाँ, इससे नुकसान किसी का अगर होने वाला है तो इन दोनों छोटे देशों का होने वाला है जो बड़े देशों के जाल में और उनके मोहरे बनकर आपस में ही एक दूसरे का नुकसान करने पर तुले हुए हैं।
संजय श्रीवास्तव जी छोटा सा कमेंट कीजिएगा, उसके बाद एक अपडेट आ रही है। लेकिन ये बताइए कि ये अगर धार्मिक स्थलों को टारगेट नहीं किया जाता या गांजा जैसे शहर को टारगेट नहीं किया जाता, तब तक स्थिति इतनी बिगड़ी नहीं थी। ये जो टर्की का जो इंटरवेंशन है, जो टर्की का जो पूरा रोल है, वो इतना नकारात्मक है, इतना विभाजनकारी है कि पूरी दुनिया को आज इसे गंभीरता से लेना चाहिए। टर्की जो है एक ऐसे ही रास्ते पे चल पड़ा है जैसा कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन जिस तरीके से जनरल जियाउल हक के समय में हुआ था और पाकिस्तान बाद में आतंक परस्त राष्ट्र के रूप में सामने आया, वही उसी रास्ते पर टर्की भी चल रहा है। और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि बहुत संभव है कि सीरिया में लड़ रहे जो आतंकी हैं उसको टर्की की सहायता से इन पूरे इलाकों में भेजा जा सकता है। और रशिया भी कहीं ना कहीं चिंतित है कि इन आईएसआईएस के आतंकियों को रशिया में भी एंट्री टर्की दिला सकता है। तो मुझे लगता है कि टर्की को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है और टर्की के द्वारा जो भी स्टेप लिए जा रहे हैं उसे काउंटर करने की भी जरूरत है। पूरी दुनिया को, टर्की नाटो का भी सदस्य है, नाटो के सदस्य देशों को भी टर्की को गंभीरता से लेना चाहिए। अमेरिका को भी, जो कि टर्की का एक बहुत सहयोगी रहा है, उसे भी टर्की को गंभीरता से लेना चाहिए। और जो पूरे कम से कम जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी के जो देश हैं, उन्हें टर्की को बहुत ही एक अलर्ट तरीके से लेना चाहिए, क्योंकि टर्की उन मुस्लिम कंट्रीज में भी डिवाइड करना चाह रहा है। टर्की अपने आप को और एर्दोगान अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड के एक नए लीडर के रूप में उभारना चाहते हैं और यही कारण है कि वो इस तरह की डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। किसी तरह की तबाही के फॉर्मूले से भी टर्की को गुरेज नहीं है। तबाही के बल पर खलीफा बनने निकले हैं समय टर्की के शासक। एक बड़ी अपडेट, बड़ी इस वक्त की अपडेट है। दरअसल स्कार्दू एयरबेस पर चीन के 2 J-20 पहुंचे हैं, ऐसी खबर मिल रही है। भारत पर हमले की तैयारी में चीन और पाकिस्तान है। एक ये बड़ी अपडेट इस वक्त मिलती हुई नजर आ रही है। जो अपडेट है उसमें ये खबर आ रही है पीयूके में चीनी फाइटर्स लगातार वहां पर जंग की तैयारी कर रहे हैं और नजर आ रहे हैं। बाजवा के बाद पीयूके जाने की तैयारी में इमरान भी नजर आते हैं। खबर ये मिल रही है इस वक्त की कि स्कार्दू एयरबेस पर चीन के 2 J-20 पहुंचे हैं। लगातार चीन और पाकिस्तान साजिश रच रहे हैं। खबर यह है चीन और पाकिस्तान भारत पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। राजेश, क्या जानकारी इसको लेकर है आपके पास? की कैसी साजिश है? कभी आप लद्दाख की तरफ देखते हैं, आपको लगता है लद्दाख में फंसे हैं बुरी तरह से, यहाँ मारपीट हो रही है, यहां से बाहर निकलना पड़ेगा, तो आप पीओके में जाकर बैठ गए हैं? नहीं प्रियंका, जाकर नहीं बैठे हैं। बहुत लंबा खेल इस वक्त चल रहा है। स्थितियां 20 अक्टूबर जैसे जैसे नजदीक आ रहा है प्रियंका, तनाव बढ़ता जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि चीन भाग रहा है या पीओके में जाके बैठा है। अगर चीन के 2 J-20 वहां पे पहुंचे हैं और इससे पहले जनरल बाजवा गिलगिट में जाके पाकिस्तानी सेना को ये कहते हैं कि परसों कि आप जंग के लिए तैयार रहो, जंग किसी भी वक्त हो सकती है। और उसी बीच चीन के 2 J-20 जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए काफी है कि अब हमला अगर भारत के ऊपर होगा तो 2 तरफा होगा। और इसके बीच प्रियंका सबसे अहम खबर यह है कि देवसांग में चीन की तरफ से 5000 सैनिकों की और तैनाती की गई है, जिसपे बात करना बहुत जरूरी है। आनंद सवरिया जी, जो राजेश अपडेट दे रहे हैं, हम तो बातचीत करना चाह रहे थे, दोनों देश बैठना चाह रहे थे, फिर ये नया डिप्लॉयमेंट किस लिए है? नहीं प्रियंका जी, ये तो चाइना की जो आत्मघाती बातें होती हैं वो बात करता है, लेकिन जिस तरह से आपने बताया, लेकिन ये जो 20 एयरक्राफ्ट आज आए हैं वहां पे, उसको सुन के तो मुझे हंसी आ रही है। जब से राफेल हमारा भारतवर्ष में आया है तो चाइना समझ रहा था मैं करूं तो करूं क्या। देखिए, चाइना के जो एयरपोर्ट, जो एयरबेस हैं, उसके अपने एयरबेस हैं, उनके जहाजों में इतनी ताकत नहीं है कि वो पे लोड लेके हमारे लद्दाख में अटैक कर दें। तो अब उसने एयर स्ट्रिप बना दी है 100 किलोमीटर दूर LAC के साथ में 100 किलोमीटर पे इधर तो एयरबेस बना रहा है, इधर डपसोंग में उसने गैस भेज रहा है, टेंट भेज रहा है। उसका इंटेंशन बड़ा क्लियर है। लेकिन ये इमरान और जो बाजवा जो अभी गया पीओके में, और ये पीओके में स्क्वाड्रन पे जो वो तो चाइना अपना एयरबेस जो पाकिस्तान का यूज करेगा जब इंडिया के ऊपर अटैक होगा।
लेकिन अब की बार जो ये युद्ध होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट में, तो ये निर्णायक युद्ध होगा। ये 20 एयरक्राफ्ट तो अभी तक लड़ाई एक भी नहीं लड़ा है। अगर चाइना इसको खत्म करना चाहता है तो कर दे। वो रिटेलिएट कर रहा हमारे राफेल को देख करके, वो हमें एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन करना चाहता है कि मेरे पास भी 2 जहाज आ गए। तो ये 2 जहाज कुछ भी नहीं कर पाए। इन्होंने कोई लड़ाई लड़के नहीं देखी है अभी तक। और लेकिन जो 5000 सैनिकों की बात कर रहे हैं राजेश, उससे आपको नहीं लगता कि हमें चिंता करनी चाहिए इस बात की? नहीं, देखिए प्रियंका जी, हम तो मई से हमारे आर्म्ड फोर्सेस को, प्लानर को मई से पता था कि ये क्या क्या करने वाला है। इसीलिए हम लोग, हमारी आर्म्ड फोर्सेस LOC और LAC दोनों जगह पे मुस्तैदी से तैयार है। ठीक है आनंद जी, लेकिन अनुपम तिवारी जी, बातचीत से ठीक पहले जब ऐसा हो तो संदेह होता है। आपके मन में क्या क्या आशंकाएं इस समय आ रही हैं कि चीन अगर ये सब चीजें प्लान कर रहा है तो बिना किसी मकसद के तो हो नहीं सकता ये सब? मकसद मुझे जो लग रहा है प्रियंका, वो ये है कि एक शब्द है म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन जी। ये ऐसा शब्द है कि कई सारे देश केवल एक दूसरे को थ्रेट दिखाते रहते हैं कि हम आपको डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम आपको नष्ट कर देंगे, और उस थ्रेट के बल पर उन दोनों देशों के बीच एक तरह का स्टैंड ऑफ बना रहता है। तो चाइना हमसे मुंह खाने के बाद अब उसी तरह का कोई एक सिचुएशन क्रिएट करना चाहता है जिससे कि उसको ये भी अपने यहाँ जवाब न देना पड़े कि हम मुंह खा करके आए हैं। और हकीकत ये है कि चाइना जो करना चाह रहा है लद्दाख में, वो उसका पूरा होता नहीं दिख रहा। अब आने वाली है सर्दियां, और सर्दियों में भी चाइना जानता है कि उसके सैनिकों के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत की सेना से लड़ पाएंगे। तो अब वो म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन के थ्रेट की तरफ बढ़ रहा है कि वो एक तरह का एक संदेश देना चाहता है कि हम आपको धमकाते रहेंगे, आप हमको धमकाते रहिए, और ये तरह का एक स्टैंड ऑफ का सिचुएशन क्रिएट रहेगा। तो चाइना बात भी करता रहेगा और इस तरह तनाव को बढ़ाता भी रहेगा, और ये दोनों चीजें पैरेलल चलेंगी, आप देखिएगा। और मुझे लगता है कि बातचीत का भी अभी फिलहाल कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, और सीमा पर लड़ाई भी फुल फ्लेज अभी नहीं होने वाली है। हाँ, एक तनाव का माहौल अभी लंबा खींचने वाला है। संजय श्रीवास्तव जी, आपकी नजर में जो चीन कर रहा है J-20 भेजकर, ये पाकिस्तान को हौसला देने के लिए, भारत को चिढ़ाने के लिए, छलावा भर, या कुछ और है आपकी नजर में? ये भारत को घेरने की कोशिश लगातार करता है। चाइना और पाकिस्तान के बीच में भारत के खिलाफ एक गठजोड़ बनता जा रहा है। चाइना और पाकिस्तान भारत के खिलाफ 2 फ्रंट के वार की साजिशें भी रच रहे हैं, और इसी वजह से भारत, आज का जो भारत है, वो चाइना और पाकिस्तान के 2 फ्रंट वार को डील करने के लिए और उस पर विजय हासिल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आज भारत जो है 2 फ्रंट वार से विजय हासिल करने के लिए अपनी मिलिट्री पावर से भी तैयार है, और भारत का जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है वो भी लगातार गहरा होता जा रहा है। यदि चाइना और पाकिस्तान भारत को 2 फ्रंट से घेर सकते हैं तो भारत चाइना और पाकिस्तान को मल्टीपल फ्रंट से घेर सकता है। और अभी आप जानते हैं कि क्वाड की एक मीटिंग हुई थी जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों ने, उनके मिनिस्टर्स आपस में मिले और उन्होंने चाइना के विरुद्ध एक रणनीति बनाने पे काम करना शुरू कर दिया है। साथ ही साथ विश्व के जो अन्य लोकतांत्रिक देश हैं जो कि चाइना के विस्तारवादी रुख से, चाइना की जो कोरोना की महामारी की जो साजिश थी उससे पूरी तरीके से दुखी हैं, गुस्से में हैं, वो सभी साथ में आ रहे हैं। तो ये जो चाइना जो कि एक विस्तारवादी है और पाकिस्तान जो कि आतंकपरस्त है, इन दोनों देशों को रोकने के लिए आज पूरी दुनिया साथ में आ रही है। तो मुझे लगता है कि भारत का जो पोजीशन है, जो भारत की जो अपनी क्षमता है, और भारत, ठीक है संजय श्रीवास्तव जी, बड़ी जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान चीन के रास्ते दरअसल भारत के खिलाफ एक साजिश का खुलासा हुआ है। बिल्कुल, पीयूके में चीन अपनी मिसाइलों की तैनाती कर रहा है। बड़ी और अहम जानकारी दरअसल इस वक्त हम देते चल रहे हैं। जिस तरह से राजेश ने एक जानकारी दी LAC को लेकर भी, और अक्साई चीन, लद्दाख के बाद अब पीयूके में परमाणु मिसाइल की खबर है। भारत पर 2 तरफा हमले की तैयारी पाकिस्तान और चीन कर रहा है, ये खबर मिल रही है। भारत पर 2 तरफा तैयारी कर रहा है हमले की। पाकिस्तान चीन की भारत के खिलाफ साजिश का बड़ा खुलासा हुआ है। इस वक्त भारत ने बड़ा खुलासा किया। दरअसल पीयूके में चीन अपनी मिसाइलों की तैनाती करता नजर आ रहा है। LAC के बाद अब पीयूके में भी मिसाइलों की तैनाती कर रहा है अक्साई चीन। लद्दाख के बाद पीयूके में परमाणु मिसाइल की खबर है। दरअसल पाकिस्तान और चीन दोनों मिलकर कोशिश कर रहे हैं सिर्फ, और ये कोशिश
भारत को पता है कैसे नाकाम करनी है। लेकिन खबर इस वक्त यही है प्रियंका। कुछ तस्वीरें हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं, सैटेलाइट इमेज कि किस तरीके से चीन कुछ ऐसी जगह ढूंढ रहा है जिससे उसकी इमेज बच जाए, वो चेहरा छिपा लिया जाए जिसकी बहुत बदनामी हो रही है। और पीओके के अंदर अगर J-20 या मिसाइलें जाती हैं तो उससे दो मकसद साफ हो जाते हैं। पहला ये कि भारत की तरफ से हमला पीओके पर होगा, पाकिस्तान का वो डर थोड़ा कम हो जाता है। और दूसरा ये, पाकिस्तान दरअसल चीन के रास्ते भले ही जिनपिंग को खुश कर लेता है कि उस जगह पर चलिए पाकिस्तान के साथ साथ चीन के कुछ हथियार पहुंच गए हैं, जिससे किसी को लगे कि पाकिस्तान और चीन कुछ तो तैयारी कर रहे हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ये दो देश जो आपस में भिड़े हैं, अगले कुछ घंटे इन दोनों के लिए काफी अहम है कि क्या ये अपना दावा छोड़ेंगे, क्या ये शर्तें अलग हटकर अपने देशों के अंदर की तबाही को खत्म करने के लिए क्या शांति की पहल करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे।